अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? हमारी सर्दी खत्म हो गई। हमारी सर्दी बाज़ाब्ता ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गई है। मतलब शाम में अगर आप मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में हैं तो आपको सुन के शायद मायूब लगे, लेकिन हल्का पंखा कभी कभी ऐसा लगता है कि चला लिया जाए। वो हम नहीं चला रहे, हम इज्तनाब बरत रहे हैं, लेकिन हाँ, और गाड़ी में एसी तो डेफिनेटली आपको अब चाहिए। मतलब पता नहीं कब आई सर्दी, और वो तो चाहिए ही था, वैसे बंद ही नहीं हुआ। नहीं, वैसे मैंने बंद किया हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू हैव द फीलिंग ऑफ विंटर ना। थोड़ी सी गर्मी शायद लग भी रही हो, बट आई वाजंट स्विचिंग इट ऑन। हाउएवर इट्स ओवर। आज दिन के आगाज़ में कराची में हवा में नमी का तनासुब भी 70% है, जो कि एक्चुअली टिपिकल गर्मियों वाला है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस पे हम ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, हमारा तो है ये मसला चलता रहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मोटे कपड़े इस मरतबा भी निकले और बगैर पहने रखती है। अभी तो पड़े ही हुए थे, लेकिन मैं ना बहुत ढीठ हूँ और मैं पहन लूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू। एंड वी आर स्टिल इन जैन, यू नो, अभी पहला महीना है साल का, तो ट्रेडिशनली तो सर्दी होनी चाहिए, तो हम फिर भी उनको पहनेंगे। खैर नहीं, चले ये हमारी जरा उदास कहानी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपको जब से आए हैं कोई ना कोई खबर तो रोज ही बना रहे हैं। अब क्या उन्होंने खबर, अब सवाल ये होता है कि अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ना मानने पर कोलंबिया पर नई माशी और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। और एक्स पर अपने बयान, उन्होंने, आपको पता है ना, हर चीज़ पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा से एक्स पे होती थी, ट्विटर पे। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि कोलंबिया जो है पर टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों का हुक्म दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि कोलंबिया को अमेरिका में आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ देना होगा, विच इज़ अ लॉट, जिसे फिर एक हफ्ते में 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। कुछ इनसेन सी, मतलब पता नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया कोलंबिया के सरकारी एहलकारों के साथ साथ सदर के अहल खाना और मोमिनीन पर भी सफरी और वीजा पाबंदियां आयद करेगी, टॉप टू बॉटम। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा है कि कोलंबियन सदर पेट्रो के इस इक़दाम ने अमेरिका की कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल दिया है। इससे पहले आपको बताना यह भी है कि कोलंबियन सदर पेट्रो ने ऐलान किया था कि उन्होंने तारिकीन वतन को लाने वाले 2 अमरीकी फौजी तैयारों को अपने मुल्क में लैंडिंग की इजाज़त ही नहीं, वापस लाने वाले, बेसिकली वो वापस उनको ला रहे थे। और वो अमेरिका की जानिब से मुल्क बदर किए जाने वाले तारिकीन वतन को ले जाने वाली परवाज़ों को उस वक्त तक उन्होंने कहा रोकेंगे जब तक तारिकीन वतन को बावकार तरीके से नहीं भेजा जाएगा। उधर ब्राज़ील में भी आपको पता है, जिस तरह हैंडकफ्स वगैरह हथकड़ियाँ पहनाकर भेजा जा रहा है, उस पर अवाम में बड़ा शदीद गम गुस्सा। उन्होंने कहा जी इज्जत के साथ भेजेंगे, मतलब तो हम लैंडिंग की इजाज़त देंगे। हाँ, बेसिकली उनका कहना था कि मतलब वापस ठीक है, वापस कर रहे हैं एवरीथिंग, लेकिन मतलब इतना फेंको तो नहीं वापस। बट यू नो हाउ इट इज़। और बाय द वे ये जो इक़दाम है और इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं, अब बिल्कुल आप अगले 4 साल तक एक्सपेक्ट करें, बिकॉज यू नो पहले भी हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। भारत के बहुत बड़ी तादाद में है इलीगल लोग जो वहाँ मकीम हैं, उनकी भी वापसी का इंतज़ाम अपेरेंटली होगा। फिर मैक्सिको के भी लाखों की तादाद में लोग हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भारत के फिर भी सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा मैक्सिको के हैं। हाँ। और मैक्सिको के आपको बता दें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं विद 40 लाख 40 लाख लोग जो हैं वो इलीगल हैं, फॉलोड बाय एल सल्वाडोर जो कि 7.5 लाख है, और उसके बाद इंडिया आता है जो कि 7.25। तो एल सल्वाडोर और इंडिया जो है वो आसपास है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैक्सिको से हैं। और आपको पता है क्योंकि बॉर्डर्स भी मिलते हैं, तो वो तो बहुत ही उनकी वो वॉल जो बनाई थी एंड ऑल दैट, वो ट्रेसपास वगैरह तो मतलब वो आमदोरफ्त का सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है। आप उसको आमदोरफ्त कहते हैं, वो पकड़ के वापस फेंक रहे हैं, तो उनको वो आमदोरफ्त नहीं लग रहा। बट यस, ये पूरा एक मेकअप है। चलिए जी, आप वो उस दीवार की बात कर रही हैं, हमारी बैटिंग जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्या ये रेत की दीवार साबित होगी या नहीं? ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में वो फंस गया है बेसिकली। और हमारे साथ ऐसा होता है, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान आज 254 रन्स के ताकुब में 76 रन से खेल जो है वो आगे बढ़ाएगा। और पाकिस्तान के 4 बैटर्स जो हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। और तो ऐसे मुस्तनद हमारे बैटर्स आउट हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज से मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन बनाने हैं, 178। सच्ची बात यह कि जिस तरह 4 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो आप क्या पिच बिहेव कर रही है कि अब डर भी है इस माहौल में। 178 भी पहाड़ लग रहे हैं लिटरली। वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन यह तय है कि किसी बैटर की गैर मामूली इनिंग ही टीम को मुश्किलात से
निकाल सकती है, इस भंवर से क्या हम निकल पाएंगे, ये अभी देखना बाकी नहीं हुआ। तो 6 विकेटें जी पाकिस्तान के हाथ में हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्पिनर्स के लिए जन्नत बनी पिच जो है ना, वो उस पर बैटर्स का साबित कदम रहना हरगिज आसान नहीं होगा। इनफैक्ट हमने ये देखा है इवन इन द प्रीवियस टेस्ट जो बाय द वे हम जीते थे, बैटर्स के लिए इट्स नॉट वेरी साजगार जिसको कहा जाता है। व्हाई इज दैट? भाई जब हमारे हाथ में है तो बनाओ कोई ऐसी चीज। ये हमारे लिए काम कर ही रही थी अब तक, पता ही स्ट्रेटजी। सऊद शकील पे हमारी उम्मीदों हैं इस वक्त लगी हुई। कप्तान शान मसूद 2 रन और ओपनर मोहम्मद हुरैरा ने भी 2 रन बनाए थे, इक्तफा किया इसी पे। बाबर आजम जिनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने 21 बनाए, 31 बनाए, 31 बनाए। फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो आपको पता ही है, नाकाबिले भरोसा होने का तासुर इसका मजबूत है ऑलरेडी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करती टीम के बारे में फैंस के दिलों में भी जरा धड़का सा पैदा हो गया है। कौन से फैंस? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी भी बड़ा एतराज है कि खाली खाली स्टेडियम बैठे चल रहे हैं। मतलब हम जो टीवी पे देख रहे हैं और हम आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, हमारे चोटी के बल्लेबाज अगर ये कर रहे हैं तो हमें धड़का तो होगा, लगेगा, दिल में खतरे की घंटियां तो बजेंगी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बाय द वे बात आई है, तो अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जो कि हमें ऑब्वियसली लग ही रहा था कि जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। मतलब इट वाज नॉट अ क्रैम्प, इट वाज अ फ्रैक्चर। मतलब कोई भी फ्रैक्चर हो वो महीनों लेता है और फिर आपको सीमिंगली ठीक लग रहा होगा, बट इट नीड्स टू हील एंड दैट टेक्स इट्स अ प्रोसेस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बात से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि साइम को अभी रेस्ट कराया जाएगा। अब देखें, तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ, उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो। अच्छा जी, आए इस पे बात करते हैं। अब इस पे ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह खैर बात की बात है, अभी ज़रा जो हम फंसे हुए हैं जिस मैच में, जिस टेस्ट में, वो हमारा जो इम्तिहान है उस पर बात हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, हमने राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उनको बता वेलकम तो कर लें, और साथ ही सिकंदर बख्ती ने भी ज्वाइन कर लिया है। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई, मतलब पहली इनिंग में भी हमने देखा, दूसरी में भी देखा कि हम टॉप ऑर्डर तो आउट कर देते हैं लेकिन टेल एंडर्स रन बना लेते हैं। मतलब क्या वजह है कि हम शुरू के मुस्तनद बल्लेबाज आउट करने के बाद आखिर के बल्लेबाज, मतलब बल्लेबाज भी नहीं, मतलब आखिर टेल एंडर्स को नहीं आउट कर पाए? इसमें कप्तान भी होता है, दूसरा बॉलर के ऊपर भी है कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। दोनों हमारे बॉलर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शायद कहीं लालच आ जाती है कि हम टेल को आउट कर देंगे, जहां पे फिर बाउंड्रीज लगती हैं तो वहां परेशान हो जाते हैं और कप्तान फील्ड खोल देता है। फील्ड खोलने का मतलब है कि ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो सिंगल डबल भी ले सकते हैं और मौके पे चौका भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी फ्लाइट ज्यादा करते हैं और एरिया जो है वो बैट्समैन की जो बॉलिंग कराई होती है उससे थोड़ा आगे होती है, जिसकी वजह से ज्यादा मार लगते हुए देखिए हमने। एक नहीं, दोनों टेस्ट मैच में देखे आपके हमें प्रॉब्लम हुई है। इस मैच में बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई है काफी हद तक, लेकिन इस दफा शायद बॉलिंग ने रन ज्यादा कंसीड किए हैं, जो कि शुरू में देखें अगर ब्रेथवेट ने 50 किए या 92 पे 2 आउट थे तो वहां फाउंडेशन बन गई थी। तो बॉलिंग ने भी थोड़ा बहुत लगता है ऐसी टर्निंग पिच पे मायूस किया है। तो इस दफा शायद बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग ने भी मायूस किया है, क्योंकि आउट जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या इतने रन वेस्ट इंडीज बना सकती थी 54 for 8, और उसके बाद वो 150 प्लस अगर कर गए तो उससे पहले भी। तो मेरे ख्याल से कप्तान को भी देखना पड़ता है कि किस तरह से आपको फील्ड सेट करनी पड़ती है, कब फील्ड को खोलना है, कब बंद करना है, किस बॉलर को लेके आना है। ऑप्शन हमारे पास 2-3 ही थे, उससे ज्यादा इस मैच में हमारे पास ऑप्शन थे नहीं। क्या कप्तानी का फ्लॉ है या ये जो स्कोर बना इतनी जल्दी अर्ली ऑन विकेट लेने के बाद, या फिर कुछ और मसला है? ये सिकंदर से भी जानेंगे जरा। हाँ बिल्कुल सिकंदर, आप भी अपनी राय दे दें, बिकॉज मुझे आपको देख के लग रहा है दैट यू हैव अ लॉट टू से ऑलरेडी। बेचैन लग रहे हैं आपको? हाँ अच्छा चलें, स्टार्ट हो जाए। सिकंदर बताएं जरा, व्हाट डू यू थिंक हो क्या रहा है इधर? बेचैन में इसलिए लग रहा हूँ कि बाहर कोई मशीन आके शुरू हो गई है, सड़क पे कोई काम हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है। अच्छा चले, हम समझ रहे हैं टेंशन आपको मैच की वजह से। शुक्र करें सिकंदर, काम हो रहा है। मैं तो बारिश की दुआ कर रहा हूँ कि 3 दिन बारिश हो जाए तो मैच बच जाएगा।
अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारी जो कप्तानी है ना, उस पर मुझे बहुत सवालिया निशान उठे। पहले बाबर साहब थे, फिर उसके बाद रिजवान, फिर इसके बाद जब ये शान। अब ये देखिए कि आपके पास अब शुक्र है आवाज कम हो गई, वो जो शान अभी राशिद बात करे कि हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 3 तो स्पिनर्स हैं, फिर चौथा हमारे पास एक ऑलराउंडर है जिसका नाम है सलमान अली आगा, और जिसको आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेके स्टार समझे। एक और नहीं कराया। आपको पता है 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 ओवर कराए। हम कह के मैं थक गया था कि इस पिच के ऊपर, ये पिच फास्ट बॉलर को खिलाने की नहीं थी। आपने काशिफ अली को खिलाया, उसने 7 ओवर कर लिए, 1 आउट कर लिया 2 इनिंग में, एक उस बेचारे को खिलाने के बजाय आप सुफियान मुकीम या इस किस्म के बॉलर को खिलाते, आपके ऑप्शंस हो जाती हैं। आप वक्त के ऊपर चेंजेस नहीं करते। और दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है कि हमारे बॉलर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि सारी विकेटें मैं ले लूं। हर एक जो है वो खास तौर पे साजिद है, मैंने अब नोट करना शुरू किया है कि वो बहुत एक्साइटमेंट में बॉल करते हैं। सिकंदर, isn't that the idea कि सारी विकेटें मैं ले लूं? मतलब दैट्स द होल आइडिया ना, कि जितनी विकेटें आप ले या फिर एटलीस्ट विकेट तो ले। उसके अंदर आप नहीं हुमा, फिर आप एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे होते ना। जब आप एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे होते तो टेल अंडर फंस जाती है। आप अपनी लाइन और लेंथ भूल करके आप चक्कर में होते हैं कि मैं जल्दी जल्दी आउट कर दूं, जल्दी देखें आप ओवर करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो रिलैक्स रहे। कोई भी वहां पे ऐसा सीनियर खिलाड़ी नहीं है जो उनको बोलेगा यार रिलैक्स, आप आराम से गेंद करो, उसको घेर के करो, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने जो सलमान अली आगा, आपके पास एक बॉलर है, आपने 2 टेस्ट मैच खत्म होने वाले हैं, 2 ओवर कराए। ये कहाँ की कप्तानी है? उससे पहले वो इफ्तिखार को हम कहते थे यार उससे ऑफ स्पिन करा लो, आप भूल जाया करते थे। उससे पहले जो है शोएब मलिक एक जमाने में खेला करते थे, हम कहते थे भाई शोएब मलिक से बॉलिंग करा लो, उनको भूल जाते थे। पता नहीं कप्तानों को ये क्या वो है कि वो भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शंस जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ये बात सुने, सिर्फ कप्तान पे ही जिम्मेदारी हमें डालनी चाहिए या फिर यू नो देयर इज एन ऑन चार्ज जो पीछे होता है, मैनेजमेंट है, मेंटर्स हैं, गाइड करने वाले हैं? नहीं बोलते ना अब्दुल्ला, जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं, वो जो बाहर बैठे हुए होते हैं क्या वो पर्चे भेजेंगे? एक दफा ऐसा हुआ था कि लोग पर्चे भेज रहे थे, कप्तान पर्चा पढ़ के जेब में रख रहा था, बड़ा मजाक उड़ा था। कप्तान जो होता है, इसलिए हम कहते हैं कैप्टन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इसलिए कि जब फील्ड में आप उतर जाते हैं वो दूर से इशारा कर सकता है। हमारे कोच थे, तो फर्स्ट इनिंग के बाद भी ये डिस्कशंस नहीं होती हैं? सेकंड इनिंग से पहले, मतलब पोस्ट इनिंग कोई मीटिंग नहीं होती किसी से भी कि भाई ये हुआ, ये होना चाहिए? लेकिन सिकंदर एक्सप्लेन कर दें फिर, शान मसूद को जो कप्तान बनाया हुआ है और काफी अरसे से टेस्ट के लिए, तो क्या वो कमजोर कप्तान है या फिर उनकी टीम पे चलती नहीं है? मतलब किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज ही इज बीन देयर। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन था ना कि टेल एंडर क्यों फंसती है, उसमें मैं कप्तानी को ब्लेम कर रहा हूँ कि अदरवाइज तो ठीक है, अभी वो चल रहे हैं, मगर कप्तान जो है अभी हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा ना कि जिसको हम बोलें कि रिजवान एक रह गया, ठीक है, और बाकी कोई नहीं है। तो अभी मैं जो समझता हूँ कि जो टेल देर तक रुक जाती है उसमें कप्तान का बहुत ज्यादा हाथ है, उसको रैपिडली थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए बॉलिंग के अंदर। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये शुरू से, जब से हमने डिस्कशन शुरू की है तभी से उठा रहे हैं कि देयर हैज बीन अ फ्लॉ इन द कैप्टनसी। इसी वजह से ये टेल देर तक रुकी और हमारे सामने लिटरली अभी जो हमें पहाड़ लग रहा है वो पहाड़ बन गया। अच्छा राशिद भाई, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये एस्टैब्लिश कर ही रहे हैं कि देयर आर सम वीकनेस फ्रॉम द कैप्टन्स एंड, तो बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं हु हैव बीन पास्ट कैप्टन्स टीम में हैं अभी, रिजवान, बाबर, ये मशवरा नहीं दे सकते कप्तान को? या फिर ये कुछ मतलब इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बट मतलब दे आर एक्सपीरियंस, दे आर सीनियर। जी, रिजवान तो मदद कर रहे हैं इनकी और वो काबिल कैप्टन भी हैं, जिस तरह से ओडीआई या T20 में कप्तानी कर रहे हैं वो तो बेहतर हैं। बाबर का तो हमेशा से कैप्टनसी का डाउट ही रहा है कि वो अच्छे कैप्टन है, बुरे कैप्टन है, वो समझ में ही नहीं आया। तो सेम चीज हैंड ओवर की गई शान मसूद के ऊपर। ये 2 मिस्टेक्स हैं पाकिस्तान की, एक एज ए ओपनर, एज ए प्लेयर भी, और एज ए कैप्टन भी। तो 2 मिस्टेक एक साथ कर रहे हैं। तो फिर जिन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया मैनेजमेंट ने, उनका भी फॉल्ट है ये। अगर देखा जाए तो कप्तानी बहुत अहम रोल अदा करती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप ये नहीं है कि किसी को भी आप कैप्टन बना लें, हमेशा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ड्रेसिंग रूम में एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से
बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान टीम में हमेशा से आते रहे हैं और हमारे कैप्टनसी के इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं। या इस मैच के जहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ कप्तान की गलतियां नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। आप नए प्लेयर्स को ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स जो ट्राई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। सिर्फ एक मैच में देखें कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, उसके बाद भी वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बाकी आपने बल्लेबाजों की बात शुरू करी दी है तो फिर राशिद भाई इस पे बात कर लेते हैं। हमने टेल एंडर्स पे काफी डिस्कशन की कि हमसे नहीं आउट हुए, हमारा बैटिंग लाइनअप भी नहीं चल रहा, मतलब जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। जी, इसमें हम कल भी हमने यही बात की कि स्पिनर्स पे खेलने का तरीका हमें इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में देखें तो हमारी ग्रीन पिचेस बनती हैं, तो हम कहाँ पे खेलेंगे स्पिनर्स को? ना हम स्पिनर प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे, ये भी हमें स्टॉक के बॉलर मिले हुए हैं, हमें कोई स्पिनर नहीं मिला और ना हमें स्पिनर्स पे खेलना आ रहा है। जहाँ पे थोड़ी सी टर्न होती है या सीम होती है, टेक्निक हमारी वाइट बॉल की वजह से बहुत पीछे रह गई है। आप देखें, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं और ओवर द वर्ल्ड काफी प्रॉब्लम आ चुकी हैं स्पिनर्स पे खेलने की। जहां थोड़ी सी ब्रेक हुई वहां पे प्लेयर का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से रोकते हुए फ्रंट फुट पे रोकते हुए बहुत सारे प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। कल आप देखें शान मसूद भी फ्रंट फुट पे रोकते हुए आउट हुए, आगे निकलते हुए स्टंप हो रहे हैं, जब देख रहे हैं बॉल स्पिन कर रहा है, मतलब हैरानी हो रही थी देख के भी। इसमें आपको ना रीड करनी है बॉल जब हाथ से निकल रही है। तो फिर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है? मतलब हम अपने ही बिछाए हुए जाल जो हमने इस्तेमाल किया था ना, बेसिकली हमने ही बनाई और उसी में फंस रहे हैं। इसमें ये देखें दो प्रॉब्लम्स आई हैं हमें। एक तो अगेंस्ट बांग्लादेश हमने थोड़ी सी सीमिंग पिच बनाई और हमने असिस्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश के बॉलर नाहिद राना भी हैं, उनके पास तस्कीन भी हैं, उनके पास हुसैन भी हैं, तो उन्होंने तो हमें ग्रीन पिच पे हमें 2-0 कर दिया। अब हम टर्निंग ट्रैक पे आ गए, टर्निंग पे इंग्लैंड के खिलाफ सक्सेसफुल हो गए हम लोग, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से 2-0 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बैटर वो करेंगे, लेकिन हमें इश्यूज हैं कि हम कौन सी पिच पे खेलेंगे। या तो यही ठीक है हम ड्रॉ के लिए खेलें, हम फ्लैट पिच बनाए और हारे ही नहीं सिर्फ, तो ये तरीका भी गलत है। ये हमारे जो भी डोमेस्टिक करा रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज के ऊपर आ जाता है कि हमें किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। हमें अगर ये 2-2.5 दिन के टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो और लोग नहीं खेलना चाहेंगे, और अगर हमें हारना ही है तो फिर डोमेस्टिक में कोई ऐसा चीज चेंज तब्दीलियां लेके आई जाए जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को फायदा हो और वो अट्रैक्शन आए। ऐसे क्रिकेट का कोई फायदा नहीं। लग रहा है कि आप सिर्फ जीतो और 2-2.5 दिन में आप जीत जाते हैं, जहाँ पे हमारे बैट्समैन भी एक्सपोज हो रहे हैं और हल्के हल्के हमारे स्पिनर भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। अच्छा सिकंदर, आपका भी ओपिनियन इस पे चाहेंगे? बिकॉज हम ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स पे, टीम पे तो बहुत कुछ कहते रहते हैं कि जी ये घर में भी नहीं सही तरह खेल सकते, होम ग्राउंड पे भी नहीं खेल सकते, बट एक्चुअली हमारी पिचेस भी कोई इतनी कंडूसिव नहीं है दैट आर हेल्पिंग देम आउट। देखिए, अभी राशिद ये कह रहे थे कि हम 23 विकेटें बना देते हैं। 23 विकेटें क्यों बनाई गई? पिछले 4-5 साल से अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है 23 विकेटों पे खराब खेलती है, बाहर जाती है, आउट हो जाती है। नए एक हमारे क्रिकेटर चेयरमैन बने थे, उन्होंने कहा तो मैं अब जो है ड्रॉप इन पिचेस ले आऊंगा, वहां से खरीद के, मतलब अरबों रुपए खर्च करूंगा ड्रॉप इन पिचेस। ये सारी बातें होती हैं, मगर आपके अपने लड़के पहले ये डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें। कल भी मैंने ये बात की थी कि आपके 14 लड़के उस वक्त बांग्लादेश में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, वो वहां पे जाकर खेल रहे हैं। तो ये चीजें आपको रोकनी है, आपने अपनी क्रिकेट को सही करना है। सब लड़के यहाँ पर खेलें, एक साथ मिलकर खेलें, तो फिर कोई बात बनती है। देखिए, कल जो है, मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुना देता हूँ, जो अभी कल टीवी पे वो बयान कर रहे थे कमेंटेटर कि वेस्ट इंडीज की टीम कल बहुत अच्छा खेली है, एक तब्दील टीम नजर आई, बिल्कुल टेक्निक बदली, बिल्कुल वो 1980 वाली क्रिकेट आराम से जाकर खेल रहे थे और उन्होंने रन्स कर दिए 250। एक कमेंटेटर ने इयन बिशप को बोला, जो उनका वेस्ट इंडियन कमेंटेटर आया हुआ है, कि भाई तुम कल रात गाड़ी में बैठ के किधर गए थे? तो उसने वो सब हंस रहे, आपस में मजाक कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इयन बिशप रात को जो है वो उनके टीम के होटल में गया और उनको जाके समझाया कि आपने किस तरह खेलना है, ये उल्टी सीधे शॉट्स मारने के बजाय आप आराम से खेलें, और उनकी टीम में एक तब्दीली आई। ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने एक पुराने प्लेयर की बात सुनी और ये उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो अपनी टेक्निक को चेंज किया, तो उन्होंने रन्स किए, और अब पाकिस्तान फंस गया है। इसी डिस्कशन की हम बात कर रहे थे कि पहली इनिंग के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद हमारी क्या डिस्कशंस नहीं होती? मतलब जो गलतियां हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के, वो इन लोगों को कोई आइडेंटिफाई नहीं कराता। हमने जो शॉटें देखी हैं अभी, मतलब हुरैरा जिस तरह जो स्वीप मारते हुए आउट हुए,
फिर और जो छक्के लगा रहे हैं, मतलब कामरान को आंखें ऐसा लग रहा था कहीं और हैं, बल्ला कहीं और है, गेंद कहीं और जी है। राशिद भाई आप क्या कह रहे थे? जी जी, जो आपने सवाल तिकू भाई से भी किया था कि बीच में कोई मैसेज नहीं जाता या समझाते नहीं, बिल्कुल हर सेशन में मतलब 1 घंटे का सेशन होता है, उसको आप प्लान करके देता है कोई भी हेड कोच है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, जो भी बैटिंग या फील्डिंग चल रही है, तो उसमें आप एक प्लान बना के देते हैं कि जब तक हम कहें नहीं तो यहाँ से इस प्लान से हटना नहीं है आप, और अगर आप हटेंगे तो फिर आपको मैसेज कन्वे किया जाता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वाटर होता है, उसके बाद दोबारा से आपको इसमें बताया जाता है, फिर उसके बाद लंच हो जाता है, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बहुत मौके होते हैं। और टर्निंग ट्रैक पे आपके पास ऑप्शन क्या है, आपकी फील्ड सेटिंग ये होनी चाहिए, और आप अटैकिंग बॉलिंग करेंगे या आप स्लो बॉलिंग करेंगे यहाँ पे या तेज बॉलिंग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें आप फील्ड खोल देंगे, जहाँ पे जो अटैकिंग मोड में आप हैं, अम्ब्रेला बनाए हुए शॉर्ट स्लिप पॉइंट है, शॉर्ट लेग है या स्लिप है या गली रखी से आप अगर फील्डर हटा देते हैं और आप स्वीपर रख देते हैं, पॉइंट पीछे चला जाता है, डीप मिड विकेट चला जाता है, लॉन्ग ऑन चला जाता है, तो बैट्समैन, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ मुझे पता है यार ये लोग तो डिफेंसिव हो गए, जब आप डिफेंसिव होते हैं तो मुझे टाइम मिल गया आधा घंटा और बैटिंग करने का, तो मैं एक एक दो करता रहता हूँ। जब आप अटैक पे दोबारा आते हो फिर मैं उसको चांस लेता हूँ चौके मारने की। यही टेस्ट क्रिकेट है, यही आपका मेंटली टेस्ट होता है। चलिए देखो उसमें अब्दुल्ला क्या होता है आज, क्या बनता है? सिकंदर क्या कह रहे हैं? मैं देखिए जो ये भी राशिद बात वो कर रहे हैं ना कि जो फील्ड फैला देते हैं, आप अटैक करने से अचानक अपनी फील्ड को चेंज कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर आवाज लगा सकता है, कह सकता है उसे, मगर मुझे लगता है कि हमारे लड़के जो है ना आपस में इतने जेल अप नहीं हुए हैं कि वो एक दूसरे की जाके मदद करें। रिजवान तो खैर बहुत ज्यादा बोलता है, वो पीछे से वो विकेट कीपर्स करते हैं, उसका काम भी है, मगर जो दूसरे लड़के हैं ना उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मगर हमारे पास एक बाबर एक सीनियर है, वो खुद अच्छे कप्तान नहीं थे, वो दूसरों को क्या बताएंगे, तो फिर हम आकर इस वक्त फंस गए। फर्स्ट तो गए, उम्मीद ये करेंगे कि हमारा टॉप ऑर्डर तो आपको पता ही है, जो गलतियां की हैं, जो बाकी बैटर्स हैं वो जरा टिक कर खेलें और संभल के और कुछ निकाल लें वक्त, तो लेट्स सी कुछ बात बन जाए। कंसल्टेशन वगैरह और मैच बचाना, इस वक्त तो सिर्फ मैच बचाना है, मैच बचाना मकसूद है यहाँ पे। यस अच्छा जी, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू राशिद। मौसम पे आ जाते हैं। कराची का हाल हमने आपको बताया, लेकिन अदरवाइज मुल्क में भर में बाय द वे सर्दी का राज जो है वो बिल्कुल बरकरार है, और कराची में तो आपको बता ही दी है कि वाजिबी सी बस सर्दी हो रही है, लेकिन रात में हवा अच्छी चल जाए तो फिर थोड़ी सी आपको चिली फील्स भी आ जाते हैं। और कराची में बाय द वे आइंदा 24 घंटों के दौरान 5 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हो गया कराची का हाल। पता नहीं अब कहाँ होता है और कहाँ होता है। हाँ मुझे नहीं पता वैसे कब हो रहा होता है। बालाई इलाकों की तरफ चलेंगे और अस्तोर जाएंगे, और रफीउल्लाह अफरीदी हैं हमारे साथ अस्तोर से, और बता रहे हैं हमें, दिखा रहे हैं तो क्या चल ठीक ठाक ठंड है ना। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई सरद तरीन ज़िला अस्तोर में न सिर्फ इस वक्त सर्दी की जो लेयर है वो जारी है, बल्कि इस वक्त भी इंतहाई उरूज पर है। यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं, मैदानी इलाके, यहाँ पर जो है दर्जारात -10 से 15 तक, जबकि बालाई इलाकों में -20 से 25 तक दर्जा हरारत गिर चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बदस्तूर घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ बालाई इलाकों की जो राब्ता सड़कें वो ब्लॉक हुई थी, उनको पाक आर्मी और यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ताउन से बहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो अरसे से घरों के अंदर जो मैसूर लोग हैं उनके लिए तफरीह के मौके फराहम करने के साथ साथ उनको घरों से बाहर निकाल के उनके चेहरों में मुस्कुराहटें बिखेरने के हवाले से पाक आर्मी और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से स्नो फेस्टिवल भी गुज़िश्ता 1 माह से एक तसलसल के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। मतलब जो ये सीन होता है ना, मतलब ये जो इसकी बैकग्राउंड होती है, रफ़ीउल्लाह अफरीदी बहुत शुक्रिया, जब भी ये हमें कोई बता रहे होते हैं मौसम का हाल, तो जिस जगह ये खड़े हो जाते हैं ना खुद, तो इट इज़ अमेजिंग। मतलब कुछ भी हो रहा हो, बहुत सर्दी हो या व्हाटएवर द सीजन माइट भी, हमें देख के अच्छा लग रहा होता है। और ये भी देख लें अब आप विंटर फेस्टिवल, हाय बड़ा ही दिल चाह रहा है कि इधर जाऊं और स्कीइंग करें हैं। ये इस स्नो राइड थोड़ी सी मौसीकी हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी।
लवली। नाइस, ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठंडी ठंडी ब्रेक। मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा बोझ तनख्वाहदार तबका उठा रहा है, आपको पता ही है, मतलब वी आर ऑल इन इट। माली साल के पिछले 6 महीने में एक्सपोर्टर्स और परचून फरोशों के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 200% ज़्यादा टैक्स दिया है। ये पहली बार होगा कि हुकूमत 30 जून 2025 तक तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए जमा करेगी। ये तो अच्छा, ये तो थे, हाँ, ये हमारी बात हो रही थी। अब जैसे तनख्वाहदार, लेकिन हम जैसे तनख्वाहदार, लेकिन कुछ तनख्वाहदार ऐसे भी हैं जिनकी तरक्की और दीगर मरात अपने हाथ में हैं, और वो हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस बेसिकली। तो हुआ ये है कि कौमी असम्बली की कमेटी ने 2 दिन पहले अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात 5,19,000 करने की मंजूरी दे दी है। यानी पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह और मरात अब एक वफाकी सेक्रेटरी के बराबर होंगी। और एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये थी कि उनका ये कहना था कि भाई इतना तो करो। दिलचस्प बात यह है कि तनख्वाहों के इजाफे के मामले में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें मुकम्मल मुत्तफिक हैं और एक ही पेज पर नजर आई हैं। मतलब कितनी कोई हसीन इत्तेफाक है ना, हमेशा होता है, आपको हाँ, पता है। ऐसी चीज़ों पे दे आर ऑल टुगेदर। और किसी तरफ से फैसले की मुखालफत में हल्की सी सरगोशी भी सुनाई नहीं दी। और PTI के 67 अरकान ने तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अरकान पार्लियामेंट ऐसे भी हैं जो बसों पर आते हैं। आई वांट टू नो। लेकिन अमीर साहब, एक बात तो सही है कि हर एक नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारे पास मेंबर्स हैं जो बसों में भी आते हैं, और हमारे पास मेंबर हैं जिनका ज़्यादा बिल आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, उनका बिजली का बिल आ जाए ज़्यादा, और तो इस और उनके सहाफ़ी दोस्त उनकी फिर मदद करते हैं। ये भी सही है वैसे। ये इसी तरह हमें पता चला कि इनके हालात इतने ख़राब हैं। सो है, जस्टिफिकेशन तो बनती है, मगर अगर MNA और सेनेटर अपने ये बढ़ाएंगे तो तूफान आ जाएगा। कोई और बढ़ा लेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये इस चीज़ से ये लोग घबराते हैं। मैं कहा इतनी ना कीजिएगा कि आप कहें कि जी मुझे एक जज के बराबर चाहिए या IG के या इवन 50% तो होना चाहिए। 22 ग्रेड के। आपके ख्याल में 50% होना चाहिए? कम है। मैं ना ही कमेंट करूँ। अच्छा, बाय द वे ये भी हम आपको बता दें कि वैसे स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह 10 लाख करने की सिफारिश आई थी, मगर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है बेसिकली। सो ये सूरत हाल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, तनख्वाहदारों पर जिस तरह के टैक्सेस लगे हैं, उसके बाद मईशत का आपको पता है पहिया ऐसा लगता है कि वही चला रहे हैं, लेकिन अब इस तबके का अपना हाल बहुत ख़राब है। महंगाई ने बहुत मुतासर किया है। क्या यही सामने रखते हुए तनख्वाहदार पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें भी बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जियो पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह गुज़श्ता 8 साल से 2016-17 में आखिरी दफ़ा बढ़ाई गई। कभी तनख्वाह जैसे आम तनख्वाहदारों की तनख्वाह हर साल 5%, 10%, 15% बढ़ती है, ये 2016 से 8 साल तक नहीं बढ़ाई गई। दूसरा, पार्लियामेंटेरियंस को, यानी इस वक्त अगर मैं सेनेटर हूँ तो जो सेनेट में दर्जा चहारम के मुलाजम हैं, जो ड्राइवर, लिफ्ट ऑपरेटर और बाकी, उनकी तनख्वाहें भी हमारी तनख्वाहों से, यानी सेनेटर और मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाहों से ज़्यादा हैं। अफसरान की तो बहुत ज़्यादा हैं। सो ये तनख्वाहें जो कि गुज़श्ता 8 साल से मुंजमद थी, और ये तनख्वाह जो पार्लियामेंट में लोग काम करते हैं, जो दर्जा चहारम के ड्राइवर, स्वीपर और आपके लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी कम हैं। सो ये वक्त की ज़रूरत थी कि ये तनख्वाहें भी दूसरी तनख्वाहों के तनासब से, जैसे जज साहिबान की तनख्वाहें, जैसे सेक्रेटरी साहिबान की तनख्वाहें, जैसे बाकी अफसरान की हैं, तो उतनी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़नी चाहिए ताकि गुजारा हो सके। अच्छा, ये बताइए, किसी ब्यूरोक्रेट या जज या जनरल की तनख्वाह क्या होगी, ये तय करने का इख्तियार उनके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस वो वाहिद ग्रुप है
जो अपना मुकद्दर खुद लिख सकता है और परफॉर्मेंस बेशक कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। तो क्या ये निज़ाम आपको ठीक लग रहा है? देखिए, गुजारिश है कि जो तनख्वाहें हैं, यानी जो जज साहिबान की तनख्वाहें हैं, कानून बनाने वालों की तनख्वाहें उनसे ज़्यादा होनी चाहिए जो कि कानून को नाफिज करते हैं। यही दुनिया में असूल है। इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तनख्वाहें 25 से 30 लाख के करीब हैं और हम तो ये तकाज़ा ही नहीं कर रहे कि हमारी तनख्वाह इसी तरह 22वें ग्रेड के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी 8-9 लाख है, आईजी की तनख्वाह 14-15 लाख है, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी की है। तो हम तो कहते हैं कि उनसे कोई 8-10 गुना कम, और जो तनख्वाह किसी स्कूल टीचर की या किसी आम और मुलाजमीन की है उतनी तो कर दी जाए। और अब पूरे रीजन में, यानी इसमें श्रीलंका भी शामिल है, इसमें भारत, इसमें आपके इर्द गिर्द के बाकी तमाम जो पार्लियामेंट्स हैं, सबसे कम मराहत, सबसे कम तनख्वाहें पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हैं और ये गैर मुनासिब बात है। ओके अच्छा, अब तलाल साहब, अब पार्लियामेंटेरियंस खुद अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, लेकिन FBR फिर गाड़ियाँ खरीदे तो उस पर एतराज़ होता है, फिर लोग कहते हैं ये तो खुला तजाद है। गुजारिश है कि सबसे पहली बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस को कोई मुफ्त सहूलत नहीं है, कोई बिजली का एक यूनिट भी मुफ्त नहीं है। हम अपनी बिजली के जो रहाइश मिली है बिल खुद देते हैं, अपने मुलाजमीन की तनख्वाह खुद देते हैं, टैक्स उतना ही हमारा कटता है जितना कितनी आम आदमी का कटता है, वो तनख्वाह हो या बाकी चीज़ें हों। और हमारी तनख्वाहें भी यानी आप ये देख लें कि अब जितनी तनख्वाह होने जा रही है ये जज साहिबान से कोई 5-6 गुना कम है। ये जो सेक्रेटरी 22वें 21वीं ग्रेड के हैं उनसे ये तीसरा हिस्सा है। ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी से कोई 4 हिस्से कम है, यानी ये इतनी कम है कि वो, मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले बढ़नी चाहिए थी। और जब पार्लियामेंटेरियंस अपने बिजली के बिल भी खुद देते हैं, कोई उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलती, कोई उन्हें मुलाजमीन मुफ्त नहीं मिलते, उनके पैसे भी हम खुद देते हैं। इवन हम अपने पार्लियामेंट के अंदर जो चाय और खाना असेंबली के सेशन के दौरान होता है वो भी अपनी जेब से देकर पूरा करते हैं। सो ये 8 साल से जो मुंजमद तनख्वाहें हैं, इन तनख्वाहों को बाकी सारी जिस तरह बढ़ी हैं ये बढ़नी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। पहले हमारी तनख्वाह जब डॉलर 100 रुपये का था तो हमारी तनख्वाह 1,60,000 थी, आज डॉलर 300 का है और लोगों की तनख्वाहें 8 साल में 3-3 गुना हो गई हैं। वो जज साहिबान हों, वो सेक्रेटरी साहिबान हों, वो बाकी पुलिस हो, वो दूसरे मुलाजमीन हो, लेकिन हमारी तनख्वाह एक पैसा नहीं बढ़ी, बल्कि पहले से भी आधी हो गई है। तो ये वक्त की ज़रूरत है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है कि जिस पे बिला वजह इतराज़ उठाए। ठीक है, फिर नहीं करते इतराज़, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। Senator Talal Chaudhary, thank you for being with us. मगर those who can afford, I guess, उनको in the interest of the country ये तनख्वाहें, मेरा ख्याल है बहुत से लोग नहीं लेते होंगे मरात और तनख्वाहें। बहुत ठीक है, कुछ हैं पार्लियामेंटेरियंस हमारे जो बसों में आते हैं और बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है तो मतलब मुश्किल में फंसते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका भी है जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, गाड़ियों के फ्लीट हैं, जमींदार हैं, सरदार हैं, मतलब ये पूरा सैंपल जो है ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, वो अवाम भी है। तो देयर आर पीपल जो कि लिटरली बसों वगैरह में होंगे, एंड देन देयर विल बी पीपल जो कि जिनके प्राइवेट जेट्स होंगे। तो ये बड़ी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल अवाम भी है। इन एनी केस हमें ब्रेक लेनी है। अच्छा, एक अजीब डिफरेंट किस्म का फिनोमेना हुआ है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सियासी जलसे जुलूसों में तो कारकुनों की जानिब से मरियम की आवाज़ें जो हैं वो लगती रहती हैं और आप लोगों ने सुनी भी होंगी और उस पर कोई हैरानी भी नहीं होती। लेकिन कल सुबह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से मरियम की आवाज़ें सुनाई दी गई, विच इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट। पहली आवाज़ आई कराची से, जहाँ वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ताजरों से मुलाकात कर रहे थे और इस दौरान एक ताजिर रहनुमा ने सिंध के लिए मरियम नवाज़ की खिदमात का मुतालबा कर दिया
और बदले में मुराद अली शाह लेने की पेशकश भी कर दी। एहसन इकबाल इस मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुराए। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ खास कहा नहीं, लेकिन दैट्स डिफरेंट, डोंट यू थिंक? देखें जरा। कुछ अर्से की लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। इस पर सिंध हुकूमत खासी नाराज दिखाई दे रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने ताजिर की बात को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दिया और ताजिर को खुशामदी कह दिया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। सियासी तौर पर जो ये बिजनेस कम्युनिटी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर बिजनेस के अलावा तमाम बातों पर बात कर रहे हैं, वो बहुत गैर मुनासिब है। सिंध सूबा ताजिर दोस्त सूबा है। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजिर बरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि सिंध में एक अवाम मुंतखब हुकूमत मौजूद है जो अपना काम कर रही है। अच्छा, वैसे तो ऑब्वियसली ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि अजराह मजाक हो रहा है सारा। हाँ, बट कहने वाले ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत के लिए इसमें संजीदगी के पहलू भी मौजूद थे। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के दौरान भी ताजरों ने सिंध हुकूमत से मुतालिक खासे गिले शिकवे किए थे और खैबर पख्तूनख्वा से मरियम को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके शौहर कैप्टन सफ्दर ने आवाज़ दी। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा को इसकी बहू की खिदमत दरकार है, यानी कि कैप्टन सफ्दर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने कहा उनकी अहलिया की हैसियत से पख्तूनख्वा को भी जो कि बहू हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी खिदमत दरकार। बड़े कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, खुद ही सुन लें क्या कहा उन्होंने। मुल्क तरक्की कर रहा है, मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों की बहू जो वजीर आला पंजाब है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है। जिस तरह उसने सूबे को तरक्की दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे को भी उन्हीं लाइन्स पे तरक्की दें और मरियम नवाज को कहें कि एक हफ्ता है किधर भी हमारी तरफ भी तवज्जो दे, तो हमारा सूबा भी तरक्की की राह पे गामजान हो जाएगा। अगर वो नहीं आती तो यहाँ गवर्नमेंट को उधर बुला के उनको ट्रेनिंग दे दें कि सूबे इस तरह चला करते हैं। ज़ाहिर है तो शौहर हैं, शौहर होने के नाते कैप्टन सफ्दर अपनी अहलिया की कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं। बनता भी है, बात है पाकिस्तानी शौहर की तरफ बनता भी है उनका अपनी बेगम की तारीफ करना, लेकिन इनकी हकीकी कामयाबी सर्टनली तभी समझी जाएगी जब आवाम और पंजाब का आम आदमी इस कारकर्दगी से मुतमईन होगा, और उसको जांचने का सबसे आसान तरीका इंतखाब ही होता है। सो सबको मेहनत जारी रखनी चाहिए और अगले इंतखाब में लोग फैसला करेंगे। अच्छा जी, ये जो बयान है ताज़ा कराची में ताजिर की तरफ से, यस, इस पे हम बात करते हैं। और न्यूली अपॉइंटेड तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सुमेता अफजल सैयद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुमेता साहिबा, शुक्रिया वक्त दिया। ज़ाहिर है अब ये भी कहा जा सकता है कि मजाक था या नहीं भी मजाक था, लेकिन ताजिरों की तरफ से चाहे आर्मी चीफ से मुलाकात हो या फिर एहसन इकबाल साहब से मुलाकात जो हुई, रिजर्वेशंस रहते हैं गवर्नमेंट को लेके। सो आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर ये रिजर्वेशंस हैं और इस तरह की बात हो रही है तो इसको हम सीरियस कंसर्न के तौर पे लें और इसको एड्रेस करें? थैंक यू सो मच हुमायूं जुनैद, अब्दुल्ला जी। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतीक मीर ने खुद ही इस वीडियो से जो है लाताल्लुकी का वो कर दिया है, एंड ही सेड कि वो उन्होंने एज अ मजाक किया था। और मैंने भी आपकी वीडियोस देखी भी, एक तरफ शौहर कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ ताजिर बरादरी का एक 1%। रही बात सीएम साहब की, सीएम साहब की जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, ये पंजाब का ही सूबा है या दूसरे सूबे हैं जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है, जिस तरह सिंध में काम हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पीपीपी मोड के थ्रू, उन्होंने भी हमें कॉपी करने की और वो करा है कि जी बिल्कुल जिस तरह सिंध काम कर रहा है पीपीपी मोड पे, उस तरह हमें भी करना चाहिए।
और ये अवाम की आवाज़ तो है नहीं, एक शौहर बोल दे या एक नुमाइंदा किसी बिजनेस कम्युनिटी का ये बोल दे। रही बात तहफ़्फ़ुज़ात की, चेंजेस की, बेहतर करने की, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी जो है बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, सीएम साहब भी मिलते रहते हैं। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनको दूर भी किया जाता है। तो ये तो आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा बात करना तो वो नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपनी खुद ही बयान से लाताल्लुकी कर दी है। अच्छा सुमेता, अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे चले, कोई ख़ास बुराई भी नहीं है। देखिए, बड़े रेयर मोमेंट्स होते हैं जब एक इत्तेहाद है, जब एक अलायंस है PMLN का, पीपल्स पार्टी का, मतलब अगर इसको रेयर समझा जाए तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। एक दूसरे से अगर कुछ सीख लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फाइन, ये एक इसीलिए PPP मोड के ऊपर जिस तरह सिंध सूबा काम कर रहा है, उसी तरह अगर पंजाब सूबा काम करेगा, कुछ ऑब्वियसली हर सूबा एक दूसरे को देख के कोई ना कोई बेहतरी करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सिंध ने पब्लिक शाहराह भुट्टो जिस तरह से है, या हमारे ढाबे जी इकोनॉमिक जोन जिस तरह से बन रहे हैं जिसमें जॉब क्रिएशन मिलेगी, ये सारे PPP मोड के तहत ही हो रहे हैं। अच्छा, अगर मोड को हम PPP मोड ना कहें और एक सिंध मोड कह दें, एक पंजाब मोड कह दें, फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, तो अगर आप देखें कि पंजाब में किस तरह डेवलपमेंट है, आप सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन ही देख लें, एक मयार ही रखना है ना हमें। तो हम वो सीखने की जो बात कर रहे हैं, वो रेप्लिकेशंस तो हो सकती हैं, वो जल्दी में। अब देखिए, रोडों का जो मामला होता है ना हमारे पास कराची में, सिंध में आप रोड जो देखेंगे, आप यहाँ से थरपारकर जाएं, आपको रोड अच्छी मिलेगी। कुछ जगहों पे ये फेडरल गवर्नमेंट की ही वजह से हमारी रोड्स कंप्लीट नहीं होती। हमारे पास बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसको देखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक रोड जैसे शाहराह फैसल है, उस पे आप बस स्टॉप्स बनाने के लिए, अच्छा चले सुमेता, आप रोड ना ले, देर बन गई हैं, जी बिल्कुल, और भी इतनी ज्यादा स्टॉप वो है कि वो बन नहीं पाती। बेंचमार्क्स बहुत हैं जी, बेंचमार्क्स बहुत हैं। आपका सबसे बड़ा बेंचमार्क जो है आपकी सेहत है, जो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। किसी और सूबे में क्या, किसी और मुल्क में भी वो हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा है जो सिंध का सूबा कर रहा है। वो अगर हेल्थ को हम रखें कि सिंध ने काम किया है, लेकिन at the same time infrastructure of the cities, particularly when it comes to the biggest city of Pakistan, जो कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कमा के देता है, it deserves much better infrastructure, water, sewage lines, infrastructure, कई साल मंसूबे चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते। ही दे देते हैं। अंडरपासेस, लाहौर शहर इज नोन फॉर देयर अंडरपासेस। अगर आप अभी करीमाबाद में ही अंडरपास आप देख लें, कब से खुदा पड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। हम इस किस्म की असिस्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स राइट एंड क्विकली एज वेल, ताकि अवाम को उसका फायदा पहुंचे। हम उस कोलैबोरेशन की बात करें कि अगर सीख लिया जाए एक दूसरे से तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और देखें, अगर कोई चीज़ खुदी हुई होती है या कोई चीज़ बन रही होती है तो उसका ऑल्टरनेट यही होता है कि हम गवर्नमेंट जो है बेहतरी ही करना चाह रही है, तभी उसने वो जगह खोदी भी है। नॉट जब वो बहुत अरसे तक खुदी रहे, नॉट जब वो बहुत अरसे तक खुदी रहे, कुछ काम ना हो, काम होना चाहिए। और जो हर्डल्स गवर्नमेंट को आ रहे होते हैं वो कहीं और से नहीं, दूसरी गवर्नमेंट्स में से आ रहे होते हैं या फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे होते हैं। जहां पे इस्लाह की जरूरत है, ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट को अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। सीएम बार बार ये कह रहे हैं, हमारा मेयर जो है वो सड़कों पे खड़े होकर काम करवा रहे हैं। इसका मुझे जो आप ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी आई हैव टू गेट इनपुट ऑन दिस टू, बट जी हमने जो अच्छे काम है सिंध गवर्नमेंट के, उनको भी देखना चाहिए और उनको भी सराहना चाहिए। सुमेता, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे, खासतौर पे जब आपकी रोडों वगैरह के, मतलब यस इट्स एन इंडिकेटर कि थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन 2-2 साल अगर चीजें खुदी रहेंगी एंड देन देयर इज अनदर सूबा जहां लिटरली 40-50 दिनों में ब्रिजेस बन जाते हैं, अंडरपासेस बन जाते हैं, रेड लाइन आप देख लें। इंक्रोचमेंट का ही चले एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, कंपैरिजन आता है और लोग करते हैं ये कंपैरिजन, और फिर किसी के मुंह से बेसाख्ता, जिस तरह इन ताजिर के मुंह से निकली गई बात, अगर हम उसको साइडलाइन भी कर दें कि चलें ठीक है, इट वाज अ लाइट मोमेंट, इवन देन अ लॉट नीड्स टू बी डन, अ लॉट नीड्स टू बी डन एंड लॉट इज हैपनिंग एक्चुअली। हमारा यही वाली बात है, हमें तो नहीं पता कि पंजाब में बैठा हुआ कोई ताजिर जो है वो शायद ये बोल रहा हो कि भाई मुराद शाह हमें दे दें क्योंकि हमें अपनी सेहत बेहतर करनी है। वो वहां पे जाके लोग ये भी तो बात करते होंगे ना कि हमारा यहाँ पे साइबर नाइफ है और वहाँ पे इलाज भी फ्री हो रहा है। तो इट्स वो किसी की कोई चीज बेहतर है, कोई चीज वो है, लेकिन जी दूसरे सूबों से एक दूसरे को सीख के काम को एक्सपेडाइट करना चाहिए ताकि अवाम
अवाम को जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सारी गवर्नमेंट्स का एक ही मकसद होता है कि अवाम को फ़ायदा मिले। देखिए, अवाम को फ़ायदा तो मिले, लेकिन एट द सेम टाइम रियलाइजेशन ऑफ समथिंग रॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेहत के शोबे की आप बार बार डिस्कशन कर रही हैं, बिल्कुल हम भी बहुत बात करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी कराची शहर नहीं होगा तब तक इनका अपना इमेज भी नहीं ठीक होगा। कराची शहर है, शाहराह भुट्टो भी सिंध गवर्नमेंट ने ही कराची को दिया है। उसके अलावा उसके ऊपर जितना स्पीड पे काम हो रहा है वो भी सिंध हुकूमत ही कर रही है। सिंध हुकूमत तो यही कह रही है कि उसके बाद उसके लिंक रोड्स भी बनेंगे और भी रोड्स के ऊपर काम हो रहा है। ये करीमाबाद वाला जो आपने एक मैटर रेज किया है, इसकी मैं आई वुड हैव टू सीक डिटेल्स कि इसका क्या रीजन है फॉर द डिले। लेकिन इसी तरह से अगर आप M9 और उन वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो M9 आपका वो फेडरल में भी रेड लाइन भी है। वैसे तो हमने आपको देखनी पड़ती है कि कंटोनमेंट बोर्ड तो नहीं आ रहा फलाने की तरह से। मैं आपको बता रही थी बसेस के स्टेशंस बनाना शाहराह फैसल पे, बिकॉज देयर सो मेनी शाहराह फैसल पे जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं कि आपको सिर्फ अगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई चीज करनी होती है तो वो तो कंप्लीट हो सकती है क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट के मैंडेट में आती है। और आपको पता है ना कि अभी पिछले दिनों कराची में पानी का एक बहरान पैदा हुआ था क्योंकि जो रेड लाइन बन रही थी उसमें बिटवीन डिपार्टमेंट्स कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी और पानी की पाइपलाइनें खुदाई के दौरान टूट रही थी। पहले एक दफ़ा टूटी, फिर दूसरी दफ़ा टूटी, सो देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। यहाँ तक कि सुमेता, अगर इफ ऑल्दो हम ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन चीनी वफ्द आया था जो कि इतने नाराज़ थे हालात से कि उन्होंने कहा जी हम या तो वापस लाहौर चले जाएंगे या फिर हम वापस, मतलब देयर आर इशूज़ हेयर इन कराची स्पेशली। हम सिंध की बात करें लेकिन कराची में तो इतने इशूज़ हैं जो कि हम ऑब्वियसली सुनते रहते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, इन द प्रोसेस है, बट इट टेक्स टू लॉन्ग। इतना बड़ा शहर भी तो है कराची, इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द एंटायर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके मसाइल तो वाकई में बहुत बड़े होंगे, बिल्कुल उसके मसाइल उतने ही बड़े होंगे, उसके हल भी निकलेंगे, लेकिन उसके हल निकलने में टाइम भी लग रहा है। पहली बार हमारा मेयर आया है, पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर आया है। मेयर जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर कुछ जगह बुराई नजर आ रही है तो बहुत सारी जगह आपको अच्छाई भी नजर आ रही होगी। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऑब्वियसली जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है वहां बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगी। होपिंग वैसे बाय द वे लाहौर दूसरा बड़ा शहर है, तो देयर इज कराची एंड देयर इज लाहौर। आपका मेयर यकीनन पहली बार आया, लेकिन जाहिर है हुकूमत तो बहुत अरसे से, और इस शहर में पॉलिटिकल इश्यूज थे, आपको पता है, इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, या कभी कभी लगता है कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है इस शहर का, ये भी एक सवाल है। ये है, और ये खैर बहुत काम हो रहा होगा लेकिन उस स्पीड से परहैप्स उस डेडिकेशन से नहीं हो रहा, बिकॉज हम रिजल्ट्स देखते हैं ना बाकी जगहों पे। वी ओनली वांट ऑब्वियसली थिंग्स टू बिकम बेटर एंड हेंस वी रेज दीज इश्यूज। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वादी नीलम में मौसम की क्या सूरत हाल है। बहुत अच्छी है, अच्छी है। ख्वाजा फयाज हुसैन से जानेंगे, चलिए पूछ लेते हैं। नीलम में मतला साफ और सर्दी की शदीद लहर बरकरार, दर्जा रात नुक्ता इंजमात से नीचे है। बसा ठंडी हवाएं चल रही है, दरिया जिन्हें अब सारे मंजमत होकर रह गए। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में सड़कों बिजली मौसलात की बहाली का काम जारी है। मरकजी शाहराह नीलम उनको तौबार तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। दर्जा रात गिरने से दरियाओं नदी नालों में पानी का बहाव इंतहाई कम है। पानी की कमी के बायस पावर हाउसेज में बिजली की पैदावार कम होने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही है। छठ मकामात जगह वैली, अपर नीलम, अरंकेल, ग्रेस वैली में चाउं की आमद का सिलसिला भी जारी है। बलाई इलाकों में बर्फ के ढके पहाड़ और वादियाँ जनते अर्जी का मंजर पेश कर रही है। ठंडे मौसम और बर्फबारी के नज़ारों से सयाबी खूब लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। महकमा मौसमात के मुताबिक 29 फरवरी से बारिश और बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो कि 5 फरवरी तक जारी रहेगा। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्को है। जी अच्छा, एक बात मैंने बहुत शुक्रिया, एक बात मैंने नोटिस की है, जब स्नो हो जाती है ना तो सारी जगह एक जैसी भी लगना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले हम मस्तूर भी देख रहे थे, अब वादी नीलम भी देख लिया, वो तस्वीरों में तो सेम टू सेम सॉर्ट ऑफ लग रहा था। सफेदी की चादर जो है ना वो अच्छा भी लग रहा था, नाइस। अच्छा जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चैप्टर वैसे तो बंद ही समझा जा रहा है, लेकिन दोनों अतराफ से कुछ रहनुमा धीमे धीमे सुरों में ऐसे बयानात दे रहे हैं कि यूँ हो जाए तो फिर यूँ हो सकता है, यूँ हो जाए तो फिर वो हो सकता है।
मुज़ाकरात की ये टूटी डोर शायद दोबारा जुड़ सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अभी इस बात पर कायम है कि अगर हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान कर देती है तो मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात मौजूद हैं, मगर PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकाज बड़े क्लियर हैं कि मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है। हमारे लिए 7 वर्किंग डेज उन्हें बताया गया था कि 7 का मतलब 7 से 7 दिन पूरे हुए। कमेटी के अपना एक तर्जुमान मुकर्रर किया था, जिस तर्जुमान के मदरसे पे हमला किया गया था। मेरी उनसे और कमेटी के बाकी लोगों से और इन दोस्तों से भी बात हुई है, बड़ी क्लैरिटी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुज़ाकरात ओवर हैं और हम ये मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल किसी भी हवाले से इनके साथ नहीं शुरू करना चाहते। अगर कोई जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करता भी है तो जब वो ऐलान करेगा तब हम देखेंगे। चलें जी, ये बात आपने सुन ली। और उधर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने कल इसका भी जवाब दे दिया कि कमीशन बनाना है या नहीं। इस बात से पर्दा तो 28 फरवरी के इजलास ही में उठाएंगे। और मगर तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली तेवर नज़र आ रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बैठने पर आमादा नहीं और वो मुज़ाहमत ही का रास्ता जो है वो चुनेगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और इंतखाबात का 1 साल पूरा होने पर उसने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब पार्टी में ग्रुपिंग की खबरें जो हैं वो भी गर्म है। आपको पता है काफ़ी अरसे से हैं। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पार्टी को सूबाई सदारत के ओहदे से हटा दिया है और इसकी जगह जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर मुकर्रर किया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। और ज़राए कह रहे हैं कि एक ओहदा तो गया, अब वज़ीर आला अली अमीन की कुर्सी भी ख़तरे में आ सकती है। PTI रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन भरपूर तौर पर फोकस नहीं कर पा रहे सूबे के लिए, इसलिए पार्टी सदारत से इन्हें अलग होना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब बहुत जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और एहसन तरीके से। उनका काम सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भी है, सूबे की माशी तरक्की पे तवज्जो देना भी है। इसलिए उन्हीं की ख्वाहिश पर आज इमरान खान साहब ने फैसला किया कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर होंगे। तो यानी उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपेरेंटली, तो लिहाजा उनको इसलिए इस ओहदे से हटा दिया गया। दैट इज़ व्हाट वाज बीइंग सेड बाय सलमान राजा साहब। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर से क्या खिचड़ी पकी अबू बकर सिद्दीक, जरा बताइएगा। देखिए अब्दुल्ला, एज सच वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी से हटाना ये शायद इतनी बड़ी खबर ना होती, लेकिन जुनैद अकबर को सदर बनाना जो है तो ये बिल्कुल बड़ी खबर है, क्योंकि जुनैद अकबर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कई अरसे से जो है शदीद इख्तलाफात चले आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा पस मंज़र में चले जाए तो जब शकील खान जो कि वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर थे, जब उनको कैबिनेट से हटाया गया तो उस वक्त जो है सबसे पहले जो रिस्पॉन्स किया था जो इस फैसले के खिलाफ, यानी वज़ीर आला के इस फैसले के खिलाफ, तो वो जुनैद अकबर साहब थे। उन्होंने जो है शकील खान के हक में बयान दिया था और ये गवाही दी थी कि शकील खान जो है, मैं गवाही देता हूँ कि मतलब कोई करप्शन प्रैक्टिसेस में जो है वो मुलविस नहीं है और उसको जो है बगैर किसी वजह के हटाया गया। तो उससे ये इख्तलाफात शुरू हुई थी। इससे कबल भी ये इख्तलाफात थे, लेकिन शकील खान को जब हटाया गया तो फिर ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए। उसके बाद फिर जो आतिफ खान थे जो कि जुनैद अकबर के करीबी साथी है और ये हमख्याल रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उन्होंने भी जो है बयान दिया शकील खान के फेवर में। और इसी तरह शेर अली अरबाब जो थे वो भी इन्हीं के हमख्याल है, रहनुमा है, तो उन्होंने भी जो है एक बयान दिया शकील खान के हक में। तो बेसिकली जुनैद अकबर को सदर नामजद करना, तो इससे ये साबित हो रहा है कि बानी PTI जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम देना चाहते हैं। हमारे जो सोर्सेज है तो उनका ये बताना है कि जब जिस दिन जुनैद अकबर को सदर नामजद किया जा रहा था तो उसी दिन जो है बानी PTI सब से जब इनकी मुलाकात हो रही थी, तो इस मुलाकात में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है काफ़ी बातें हुई और इस मुलाकात में भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया अली अमीन गंडापुर को। और न सिर्फ गवर्नेंस के हवाले से उनको क्रिटिसाइज किया गया, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
मुजाहरे हुए थे, तो उस हवाले से जो है उस हवाले से भी अली अमीन गंडापुर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और बानी पीटीआई ने भी इस मुलाकात में जो है तशवीश का इजहार किया। तो इस सारे जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की, तो इससे ये जाहिर हो रहा है तो धड़ेबंदी है, मतलब एक ग्रुप अली अमीन का है, एक ग्रुप जुनैद अकबर सूबे के सदर हैं, एक उनका ग्रुप है, मतलब इस ग्रुपिंग की क्या सूरत हाल है? कितने जरा भारी भरकम लोग अली अमीन साहब की तरफ है, दूसरी तरफ कितने लोग हैं आपको नजर आते हैं खड़े हुए? देखिए जाहिर सी बात है इसको ग्रुपिंग ही कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह मैंने इससे पहले आप जी बताइएगा। अच्छा चले दोबारा बात करने की हम जी ओके जी बकर इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आप, बताएं। बिल्कुल ये ग्रुपिंग ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब शकील खान का को बरतरफ किया गया था काबीना से, तो वहां पर ये ग्रुप जो है उस वक्त के ग्रुप सरगर्म अमल हुआ और खुल कर ये ग्रुप जो है सामने आया। लेकिन जिस तरह आपने बात की है बारी भरकम रहनुमा जो है जो किसके ग्रुप में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है चूंकि इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो ज्यादा लोगों का रुझान जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ ही। लेकिन ये जिस तरह सिचुएशन हम देख रहे तो इसमें देर नहीं लगेगी कि जो जुनैद अकबर का ग्रुप है या आतिफ खान भी इसमें शामिल है, तो रुझान जो है यहाँ पर क्योंकि अब तो उनके पास पार्टी का ओहदा भी आ गया ना, मरकजी ओहदा आ गया, तो जाहिर है एक पावर भी आ जाती है, एक पावर पोजीशन भी आ जाती है साथ में। बिल्कुल अभी पार्टी का ओहदा उनके पास आ गया सदारत का, और अभी हमारे सोर्सेज जो है वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ सदारत का ओहदा बल्कि अभी हम देखेंगे फ्यूचर में कि अभी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो भी किसी जो इनके हमख्याल लोग हैं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आतिफ खान और शेर अली अरबाब को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकते हैं सूबे का, तो ज्यादा चांसेस जो है वो शेर अली अरबाब के है। और साथ ही साथ इससे कबल जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी आतिफ खान, जुनैद अकबर या जो इनके हमख्याल लोग हैं, तो वो तंजीम साजी के जो अमल है या जो सिचुएशन है तो उसमें भी काफ़ी तनकीद करते थे, और साथ ही साथ ये भी बताते थे कि नज़रियाती जो कारकुन है या नज़रियाती जो लोग हैं तो उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा, सिर्फ उन्हीं लोगों को सामने लाया जा रहा है जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के करीबी हो। तो अभी ये हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में जो है जो पीटीआई की प्रोविंशियल कैबिनेट है उसमें भी तब्दीली आ सकती है, और मुख्तलिफ अजला के जो सुदूर है उनको भी तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तासुर बना हुआ था अब से कुछ अर्सा कबल के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने लोगों में ही ओहदे बांट रहे हैं। क्योंकि इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो जब इख्तलाफात सामने आए थे शकील खान के दौर को जब बरतरफ किया उस वक्त, तो शेर अली अरबाब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के सदर थे, तो उन्होंने जो है जिस तरह मैंने कहा बयान दिया था, तो पेशावर रीजन के ओहदे से जो है उनको हटाया गया। उसके बाद पेशावर के सदर थे शेर अली अरबाब, उसके बाद आतिफ खान जो कि पेशावर रीजन के सदर थे उनको जो है उनको भी ओहदे से हटा दिया गया। इवन जुनैद अकबर को भी ओहदे से हटाया गया था, वो फोकल पर्सन थे वज़ीर आला के। तो ऐसा तासुर बना हुआ था कि जिसके मामलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ ठीक हो तो उनको ओहदा भी दिया जाएगा, उनको लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हाँ बहुत शुक्रिया, हमें दिस इज इंटरेस्टिंग ना। वो फिर एक रिफ्ट्स वगैरह का तो हम ऑब्वियसली सुनते थे, लेकिन पीटीआई अदरवाइज इतना यूनाइटेड फ्रंट वो एक दिखाते हैं, और जब बात करो तो वो एक दूसरे के कह भी देते हैं कि नहीं तो आपस की बातें हैं और ये होती रहती हैं। बट ये बिल्कुल ही एक ओहदे से हटा के किसी और को दे देना, और जो रीजनिंग हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें बताई है, दैट्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सर्टेनली इंडीड। अच्छा एक हमारी बात है अब्दुल्ला, यू विल हैव टू एग्री कि जो एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाए ना तो मतलब उसको ऐसा कोई पाकिस्तान का एक नशा है कि फिर वो उतरता नहीं है, दे कीप कमिंग बैक। और हमने कितनी बार अपने ही इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को इंटरव्यू किया है जो एक दफ़ा आते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर दोबारा आते हैं, और आज भी हम यही बात करेंगे। अच्छा जी, एक तो वो कंटेंट है जो फैमिली व्लॉगिंग आप YouTube पे कंज्यूम करते हैं, उसको थोड़ा कम करें, कुछ अच्छा कंटेंट देखें। मेरा ख्याल अच्छा दिखा रहे हैं लोग, जैसे कुछ अच्छा देखें, जैसे कि ट्रैवल व्लॉग होते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपनी ही ज़बान में लोगों को पाकिस्तान से निकल कर मुख्तलिफ शहर और मुल्क दिखा रहे होते हैं। फिर बाज़ फॉरेनर्स पाकिस्तान आके ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, सो वो हमारा इंटरेस्ट ज़रूर लेती है। मतलब वो कंपेल कर देते हैं उनको कि इसको दुनिया को दिखाना चाहिए। कैरी पैटसेलिस हमारे साथ हैं और दुनिया घूम चुकी हैं,
बांग्लादेश, शाम, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर जा चुकी हैं और पाकिस्तान भी काफ़ी अरसा रही हैं और आती रहती हैं। She keeps coming back. तो ये हम जरूर 2021 में पहली दफ़ा आई थी और उसके बाद से तकरीबन हर साल आ रही हैं। मतलब this is her 4th trip. Carrie, welcome to Pakistan once again. Thank you. So what brought you to Pakistan initially for the first time in 2021? What really happened? Initially, I came because I wanted to support a girls' school in northern Pakistan. And were you already a travel blogger by then, or you were not? No, not at all. I had connected with somebody up there over Instagram, and he was a co-founder of the school, and he shared images of the school. And over the course of a year, I became sufficiently interested. I thought, why not use my skills as a TV producer, ex-TV producer in the UK, and perhaps I can come out and film content that will help the school. So that's what happened. Little did I know that the co-founder of the school, Raji, is also a tour guide for Ultimate Adventure Tours. And he said, let me just show you round. And that's when my interest in Pakistan peaked. How lovely is that? Interesting. I'm just thinking, in what capacity were you going to help the school? Because I do realize that a lot of people, they see things online, but then there is also a preconceived notion about Pakistan. I mean, let's just put it out there. But you did not rely on that. You still thought that I should go anyway. I won't lie, I was nervous on my first trip. And when I flew into Lahore and I stayed one night in Lahore, I did move a large piece of furniture in front of the door at night. I was worried, and that's based on the media narratives that often we get to see in the West. However, it did not take long to change my opinion. And when I went to visit the school, I knew that I could help because I could produce content that I could share with people, with my friends, with my family, and hopefully get it out on my social media channels and raise some funds, which is what happened. That is a different thought process as well, because people would generally help, you know, would transfer some money or would generate, you know, hold a fundraiser or something like that, and that would be it. But we will translate a little bit for our So 2021 में एक स्कूल इंस्टाग्राम पे इनका किसी से राब्ता हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में एक लड़कियों का स्कूल है जिसको ज़ाहिर है मदद की ज़रूरत थी, और उस सिलसिले में ये आई और इन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस किया ताकि दुनिया को दिखा सकें कि वहाँ क्या सूरत हाल है और फिर इस तरह से स्कूल की मदद हो सके। और स्कूल के जो मदद कर रहे थे वो टूर गाइड भी थे, तो लिहाजा इनको एक और जो था वो ओपनिंग मिल गई जहाँ ये पूरा वो एरिया जो है, वो इलाका जो है, उसको वो टूर कर सकें। और एक्चुअली वही फैसिनेशन थी जो उनको वापस लेके आए। In this region, Pakistan was the first country that you came to, and then you traveled to Afghanistan, and then maybe Syria, and then Bangladesh? I had actually been to Bangladesh first. All right. With my family, with my husband and children, and we had been invited out by a Bangladeshi family that we had connected with in London. So I have sort of been roughly in... You guys have unique choices for traveling when it comes. No, but I'm sure you have been to the rest of the world. These offer, you know, some hidden gems and all. Yeah. What's the thing that really stood out? I mean, you have been here since 2021, 4 years. You keep coming. What keeps asking you to come back? What compels you to come back to Pakistan? The thing that I discovered when I came to Pakistan was, number one, the hospitality is incredible. Absolutely incredible. The people, the culture, the food, the uniqueness, the warmth is fabulous. But on top of that, you have just such mind-blowingly beautiful landscapes and variation. If you look at the country, which I have now travelled relatively extensively from the north to the south and everything in between, you have just got an absolute gem here. So when you mix all of that together, it just keeps me wanting to come back for more. We see the visuals of Kailasha Valley that you have been to. We also see some visuals from Balochistan. That's interesting. Was it recent? Was it in this trip that you went to Balochistan? Balochistan was in November. Was in November this year? Very recently. Very recently. Could we ask you, well, there is absolutely no comparison, but since we are a part of one region, you've been to Afghanistan, you've been to Bangladesh, left and right of us. Do you see any similarities? How could things change, especially vis-a-vis Afghanistan? A lot of work needs to be done over there. Yes, there are some similarities, but ultimately, culturally, you're very different from each other in lovely ways. And each country has its own uniqueness, which is wonderful. Pakistan, I think I find
the people really lovely and easy to get on with. Afghanistan, they're more shy, but incredibly generous. Right. And Bangladesh, they just smile all day long. there's a subtle difference between each country. And it's been a real pleasure to explore those differences. So, Kerry, are you working on something else as well? Because first you were working with that school, but since you keep coming back, anything else that you have spotted that you would like to is that school project of? coming along as well? It's been 4 years now. Yeah, the school project is ongoing. So that's something that I continue to help with. And recently, actually, last year, the school did nearly close. Because the local government wanted to give the building to a local boys' school. And fortunately, with a lot of conversations, we were able to stop that from happening. And I'm very, very grateful to the Education Secretary of Gilgit-Baltistan for stepping in. So we're constantly working on trying to support the school and getting the funds in. So that is a like full-time thing. Right. But I also come back because now I kind of fell into travel vlogging. And since coming and supporting the girls' school, there was a lot of interest back at home about Pakistan. And some of the images, certainly from Marsa Rock in Skardu, of this incredible landscape, a lot of my friends, particularly those that travel, they were really surprised that that was Pakistan. And so I naturally fell into travel vlogging, and that has taken off for me. Now, primarily you were a travel vlogger. Oh, lovely. Yes. You know, how is your audience perceiving all these content that you are taking, this content that you are creating? I think... Has your reach increased as well, you know? I think the main thing that's happened with the travel vlogging is that I've been able to show people that there is a different narrative to countries, and that often we judge countries based on the media that we're fed, but also the politics that we read about. Mostly the politics, yes. Yes, and I think that through coming to this part of the world, I myself have realised there's a complete disconnect between politics and people. So it's been really lovely to celebrate the people and the culture and the heritage and make that stand out above and beyond the politics, and also encourage more people to visit. So it's been lovely that a lot of people that I know have now been to Pakistan based on the content that they have seen me put out there, and that's what it's all about. That is so refreshing to hear that, and please keep coming back. You are most welcome in Pakistan, Kerry. I'm sure there are other places for you to visit as well. Plenty, thank you. ज़बरदस्त, बड़ी खुशी होती है हमें कोई बाहर से आए और आ रहे, मतलब ऐसी कशिश है हमारे मुल्क में और लोगों में, खासतौर पे जिस तरह ये कह रही थी कि इतना वेलकमिंग माहौल मिलता है कि उनका दिल चाहता है कि वो आती रहें. एंड ऑफ कोर्स इनकी बनाई हुई वीडियोस वगैरह जब बाकी लोग वापस ये जाती हैं और लोग देखते हैं तो उनका भी एक जो माइंडसेट है ना वो बदलता है. और इसी वजह से वो कह रही हैं कि मेरे अपने सर्कल में मेरी वीडियोस देखने के बाद लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, as tourists आ रहे हैं. This is what we need. So is that it for today? And we will see you tomorrow, same time. Bye.